सबसे पहले इसमें बताया हुआ है चैरिटी बिगिंस एट होम बट शुड नॉट एंड देयर। ये इन्होंने बेवजह के मतलब प्यारे प्यारे कोटेशन दिए जो कि आपके कोई काम के नहीं है, बाहर आ जाइए। रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में सबसे पहले उन्होंने ट्रस्ट के बारे में बताया। हमने भी क्लास ऐसे स्टार्ट की थी कि ट्रस्ट क्या होता है, ऑथर क्या होता है, बेनिफिशियरी क्या होता है, ट्रस्टी क्या होता है, ट्रस्ट में प्रॉपर्टी होना नितांत आवश्यक है और ट्रस्ट में ट्रस्टी डीड होना नितांत आवश्यक है। पहला पेज हो गया। फिर चैरिटेबल पर्पस सेक्शन 215 को यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रिलीफ टू पुअर और एजुकेशन और योगा और मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो ये भी हमने आपको बताया। पब्लिक ट्रस्ट किसे कहते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट किसे कहते हैं, इन्होंने बताया। वी हैव डन ऑल दैट। फिर इन्होंने कंटेंट यानी एक इंडेक्स दिया जिसमें हम लोग सेक्शन 11 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, 12 12 बी पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे। ठीक है, हमने आपको 11 करा दिया, 12 करा दिया, 12 ए 12 बी ए बी करा दिया। सेक्शन 13 विड्रॉवल ऑफ एग्जाम्पशंस आज अपने कर लेंगे। ठीक है, ये सिंस हम लोग को आता है ऑलरेडी तो स्पीड तेज है, जैसे ही कुछ नया बताऊंगा स्पीड धीरे हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एग्जाम्पशंस, भैया हमने भी आपको बताया था कि ट्रस्ट लिए प्रॉपर्टी होना नितांत आवश्यक है। ट्रस्ट लिए पर्पस ऑफ द ट्रस्ट मस्ट बी चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट का यदि टर्नओवर 2.5 लाख से ऊपर है, एग्जेम्प्टेड सेलिंग से ऊपर है, टर्नओवर नहीं सॉरी इनकम, ट्रस्ट की इनकम एग्जम्पशंस क्लेम करने के पहले यदि 2.5 लाख से ज्यादा है तो ट्रस्ट को ऑडिट करानी मैंडेटरी है। क्या मैंने बोला, फिर से सुनो कि यदि कोई ट्रस्ट है वो सेक्शन 11 का एग्जम्पशंस क्लेम करने के पहले यदि उनकी इनकम एग्जेम्प्टेड सेलिंग से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उनका ऑडिट जरूरी है। Where the total income of the trust without giving the benefit of section 11 and 12 exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax, then इनको books of accounts maintain करना पड़ेगा और such accounts उनका audit होना चाहिए by a chartered accountant and such audit report must be submitted 1 month prior to due date of filing of return। तो ऑडिट वालों की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है 31 अक्टूबर, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को यह ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक डिपार्टमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। याद रहेगा भैया, ये शायद मैंने एग्जांपल्स में भी आपको बताया था कि सपोज एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसकी इनकम है 5 लाख और सेक्शन 11 में उन्होंने पूरे 5 लाख का एग्जम्पशन क्लेम कर लिया, यानी आज उनकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम है 0। तो माना टैक्सेबल इनकम है 0, लेकिन सेक्शन 11 का बेनिफिट क्लेम करने के पहले आपकी इनकम कितनी थी? तो भैया जी सेक्शन 11 का बेनिफिट क्लेम करने के पहले तो हमारी इनकम 5 लाख थी जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है। तो इस ट्रस्ट को अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आपको पता है कि ट्रस्ट को अपनी इनकम को अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन भले उनका किसी भी पर्पज में हो, रेवेन्यू पर्पज या कैपिटल पर्पज, और ट्रस्ट के ऊपर पीजीबीपी के सारे सेक्शंस अप्लाई होंगे। तो ये जैसे पीजीबीपी के ये 3 सेक्शंस इसके ऊपर अप्लाई होंगे, जैसे 40A का पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट विदाउट टीडीएस, 40A3 एनी कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 shall be fully disallowed, और 40A3 मतलब कोई पुराना एक्सपेंडिचर जो आपने लास्ट ईयर क्लेम कर लिया था लेकिन उस साल आपने पे नहीं किया था, वो एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग था, उस साल वो अलाउड हो गया और इस साल आपने उस एक्सपेंडिचर को कैश में पे कर दिया, तो आपको याद है 40A3 में कि वो पुराना जो एक्सपेंडिचर अलाउड हो गया था वो इस साल की डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। नहीं समझ पाया, दोबारा सुनो भैया जी, आपका एक एक्सपेंडिचर था जो आपने 22-23 में क्लेम कर लिया, आपको डिडक्शंस मिल गया, लेकिन वो एक्सपेंडिचर आपने पे नहीं किया था, वो आउटस्टैंडिंग था। 23-24 में आपने वो एक्सपेंडिचर जो कि 90,000 का था आपने कैश में पे कर दिया। तो लॉ ने बोला तूने क्या किया भाई, 10,000 से ऊपर तो तू कैश में पे नहीं कर सकता, किया कैसे? तो बोला वो अब क्या कर लो, जो वो एक्सपेंडिचर तो लास्ट ईयर हम क्लेम कर लिए थे। लॉ बोलता है 40A3 सुना है, उसमें बोला हुआ है कि यदि लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर अलाउड हो गया और इस साल तुमने कैश में पेमेंट कर दिया,
अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस या अदर नोटिफाइड मोड को छोड़ के किसी और मोड से पेमेंट कर दिया तो वो एक्सपेंडिचर इस साल की इनकम मान लिया जाएगा। तो भैया ये सेक्शंस पीजीबीपी में एप्लीकेबल थे, यहाँ पे भी ट्रस्ट में भी अप्लाई होगा। यानी ट्रस्ट भी कोई भी रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,000 से ऊपर का हो तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या अदर नोटिफाइड मोड से ही पे कर सकता है, कैश या बेयरर चेक से पे नहीं कर सकता। और ट्रस्ट के ऊपर भी वही प्रोविजन एप्लीकेबल है कि कोई भी एक्सपेंडिचर विदाउट टीडीएस होगा तो भैया वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट को दिया तो 100% डिसअलाउड, रेसिडेंट को दिया तो 30% डिसअलाउड। ट्रस्ट को अपना रिटर्न 139(4)A में भरना पड़ता है। ये रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में भी आप करते हो, यहाँ पे भी करते हो कि ट्रस्ट की रिटर्न की ड्यू डेट वही है, लेकिन उनका रिटर्न का सेक्शन 139(1) नहीं है, उनके रिटर्न का स्पेसिफिक सेक्शन है 139(4)A। एडिशनल कंडीशंस फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 1462। तो ये बोला गया कि 1462 के बाद कोई भी ट्रस्ट हो तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सी कैटेगरी। 1462 के बाद कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट रिलीजियस पर्पज के लिए एक्सक्लूसिव काम नहीं कर सकती। इट शुड नॉट बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट। यदि 1462 के बाद आप ऐसी कोई ट्रस्ट बनाते हो जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट के लिए काम करती है तो वो ट्रस्ट अब हमारे इनकम टैक्स लिए रजिस्ट्रेशन उसको नहीं मिलेगा। 1462 के पहले जो ट्रस्ट बन गई सो बन गई। property must not be held for property must be held wholly for charitable purpose and no income should be applied for the benefit of any settler or other specified person। चलो फाइन। तो ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड होनली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। यहाँ पे चैरिटेबल पर्पस तो फिर से एक्सप्लेन किया है कि चैरिटेबल पर्पस मतलब वही पुअर एजुकेशन योजना ऐसा बताया। फिर एक्सेप्शंस बतवाया है कि एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी भी हो सकता है, लेकिन एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी shall not be charitable trust if any activity in the nature of trade, commerce और business करते हैं और उनका उस टर्नओवर से रिसीट 20% ऑफ टोटल रिसीट से ज्यादा है तो फिर भैया वो जीपीयू ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं मानी जाएगी। तो ये हमने कई बार किया कि क्या ट्रस्ट बिजनेस कर सकती है, तो यस ट्रस्ट बिजनेस कर सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड उनकी टोटल रिसीट का 20% रिसीट से बिजनेस आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ओके फिर उसके बाद ये सब आपके कोई काम का नहीं है, हटा दीजिए। इन द जनरल पब्लिक यूटिलिटी हम आप पहले बता चुके हैं। जनरल मतलब सबके लिए, पब्लिक मतलब मासेस लिए, यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, तो ये सब हमने आपको बता दिया। ये सब बता दिया कि स्पोर्ट्स गेम की ट्रस्ट भी चैरिटेबल ट्रस्ट मानी जाएगी। ये भी बताया हुआ है कि शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कोई ट्रस्ट बनती है तो चैरिटेबल ट्रस्ट मानी जाएगी इंस्पायर्ड की वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट दे रही है। लेकिन क्या हुआ, वो कम्युनिटी कौन सी है? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको बेनिफिट चाहिए। चलो आगे बढ़े। जो भी ट्रस्ट होती है ना वो इंडिया के वेलफेयर के लिए बनानी है। आप यदि ट्रस्ट बनाओगे अफ्रीकन वेलफेयर ट्रस्ट, अफ्रीका के आदिवासियों के लिए वेलफेयर के लिए आप ट्रस्ट बनाएंगे तो हमारा लॉ बोलेगा नहीं भैया पहले इंडिया का भला करो। पहली लाइन क्या बोला था? चैरिटी मस्ट बिगिन एट होम। तो खाली इंडिया में ही आप चैरिटी करो, लेकिन यदि कोई ट्रस्ट क्रिएटेड है जो कि प्रमोट्स करती है इंटरनेशनल वेलफेयर जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है तो ऐसी ट्रस्ट को एग्जेम्पशंस मिल जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर हैज बीन रिसीव फ्रॉम सीबीडीटी इन दिस रिगार्ड। तो खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन भैया ध्यान देने लायक बात है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। चलो ठीक है, चलो भैया ठीक है, आगे बढ़ो। ऑल दीज वी हैव डन। मीनिंग ऑफ रिलीजियस पर्पस, तो भैया देखो पहली लाइन में ये लोग ये बता देंगे कि रिलीजियस पर्पस क्या है। ये लॉ ने डिफाइन करने की कोशिश नहीं की। लॉ ने जब इसको डिफाइन नहीं किया तो एग्जाम में पूछेगा कैसे, इसलिए एग्जाम में भी इसको कभी नहीं पूछा। तो रिलीजियस पर्पस आप अपना कॉमन पार्लेंस लगा लीजिए, इसको आपको पढ़ने की इच्छा है तो एक बार सेल्फ रीडिंग कर लीजिए। लेकिन है ये क्या? सी कैटेगरी।
तो भैया ना पढ़ो तब भी चलेगा। चैरिटेबल पर्पस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलीजियस पढ़ना तो भैया सेल्फ रीडिंग कर लेना एक बार। लॉफुल पर्पस तो काट ही दो, तो मतलब नहीं है। आ जाओ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में आपको तीन तरह के एग्जाम्पशंस मिलते हैं, जो हमने आपको बताया था कि एक तो आपको 15% फ्री एक्यूमुलेशन मिलता है, एक आपके जितने भी इनकम आ रही है यदि आप उसे चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपका एप्लीकेशन का आपको एग्जाम्पशंस मिल जाता है, और एक आपको जितना भी कॉर्पस डोनेशन मिलता है वो सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद एनोनिमस डोनेशन की बात की, जो हमने बहुत अच्छे से किया। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। ये सब एनोनिमस डोनेशन चल रहा है, उसके ऊपर सम्स चल रहे हैं, ये जरूर से देख लेना। मैट में जितने सम्स दिए हुए सारे जरूर से देख लेना, लेकिन क्लास में जो सम्स कराए हुए उसके ऊपर ये नहीं है। प्री एक्यूमुलेशन की बातें हो रही है, वी हैव डन। ओके, वही बिजनेस इनकम की बातें बार बार वही रिपीट होगी, कुछ खास नहीं है इसमें। कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, इट मस्ट बी इंसिडेंटल टू इट्स ऑब्जेक्ट, और वही सब बातें। 20% से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। ओके, नोट्स रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ इनकम एक बार आप देख सकते हो, दैट इज गुड। कि एप्लीकेशन रेवेन्यू पर्पस के लिए भी हो सकता है, कैपिटल पर्पस के लिए भी हो सकता है। यदि आप कोई लोन लेते अप्लाई करते हो, मतलब आपके पास फंड नहीं था, आपने आपकी ट्रस्ट ने मार्केट से लोन लेके पैसे अप्लाई किए, तो वो एप्लीकेशन इस साल का एप्लीकेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो आपने आउट ऑफ इनकम नहीं किया, आउट ऑफ बोरोड मनी किया। लेकिन जब फ्यूचर में आप उस लोन को रीपे करेंगे तो वो आपका एप्लीकेशन माना जाएगा। हमने बहुत अच्छे से किया ये बात। लोन ग्रांटेड टू पुअर पर्सन, आप यदि लोन दे रहे हो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए या गरीब लोगों को इलाज के लिए, तो वो तो आपका एप्लीकेशन माना ही जाएगा। लेकिन जब वो गरीब बच्चे, जब वो बीमार इंसान आपको लोन रीपे कर देंगे, तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। यदि एक ट्रस्ट किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देता है तो एप्लीकेशन है, लेकिन यदि वो ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन देता है तो वो भैया एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आपको मैट में दिखा रहा हूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे दी हुई है। आप अपने ही नोट से पढ़ना, इसमें तो काम का हुआ तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जस्ट आपके मेंटल स्ट्रांगनेस के कारण हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं, यही हमारा रिवीजन भी है। Calculation of income required to be applied or accumulated during the previous year and shall be made without any set off. यदि आप इस साल ज्यादा एप्लीकेशन कर देते हो तो वो अगले साल के इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। Excess application cannot be carried forward. Where any income is required to be applied or accumulated or set apart for application, then for such purpose the income shall be determined without giving any deductions or allowance by way of depreciation. जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपने बेनिफिट क्लेम कर लिया है, तो फिर उसमें आपको डेप्रिसिएशन क्यों अलाउड होगा, ये सब बातें इसमें दी हुई है। इलस्ट्रेशन 27 आपका होम टास्क है, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद ये लोग डेफरमेंट की बातें कर रहे हैं। डेफरमेंट की बातें हमने भी बहुत डिटेल में की, सम्स दिया हुआ है, हमने भी सम्स किया। कंडीशनल एक्यूमुलेशन की बातें कर रहे हैं, सेक्शन 11(2) हमने भी किया, कुछ खास नहीं है इसमें, नॉर्मल सा चले जा रहा है। ये सेक्शन 11(5) की इन्वेस्टमेंट की लिस्ट दी हुई है, वो 11(5) की लिस्ट हमने भी डिस्कस कर ली है, तो भैया जी कुछ खास नहीं। Application to assessing officer for applying the income for the purpose other than purpose for which it was accumulated. सेक्शन 11(3) में बोला हुआ है कि आप अपनी इनकम कंडीशनल एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years, लेकिन 5 साल के बाद आपको उसी पर्पज में अप्लाई करना पड़ेगा। 5 साल के बाद यदि आपका पर्पज चेंज हो जाता है, पहले आपने सोचा था कि भाई हॉस्पिटल बनाएंगे इसलिए हमें एक्यूमुलेशन करने दो, लेकिन 5 साल बाद आपको लगता है हॉस्पिटल नहीं बना पाएंगे, ब्लड बैंक बना देते हैं, तो ये दोनों ही मेडिकल से रिलेटेड है, दोनों ही चैरिटेबल इन नेचर है। लेकिन जब आपने कंडीशनल एक्यूमुलेशन करते समय ये बोला था कि भैया हम तो हॉस्पिटल बनाएंगे, तो भैया बात से पलटो मत।
अब आपको हॉस्पिटल ही बनाना पड़ेगा, परंतु यदि किसी कारण से आपको लगता है कि भैया हॉस्पिटल तो बनेगा नहीं ना, इतना पैसा ही नहीं है, अब आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए, तो यहां पे इसमें बोला हुआ है इन केसेस वेयर ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ट्रस्ट accumulated income cannot be applied for the purpose for which it was accumulated, then trust can apply to assessing officer to apply such income for other charitable or religious purpose which are in conformity with the object of the trust. Assessing officer may, अब assessing officer का power है, assessing officer may on receipt of such application allow use of such accumulated income for any other object which was not the initial object for the purpose of accumulation. तो भैया जी हमने पैसे एक्यूमुलेट किए थे कि हम तो वो पैसे लगाएंगे फॉर मेकिंग अ हॉस्पिटल, लेकिन अब हॉस्पिटल नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो ठीक है हॉस्पिटल नहीं हो पा रहा है तो हम लोग ब्लड बैंक बनाएंगे। तो बस ठीक है, असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई करिए, अपना रीजन बताइए कि भैया क्यों आप अपने ऑब्जेक्ट से डेविएट हो रहे हो। यदि असेसिंग ऑफिसर आपके रीजनिंग से सेटिस्फाइड है तो वो आपको अलाउ कर सकता है फॉर डेविएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेक्शन 11(3) हमने नहीं किया था तो यहां पे हमें इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम है विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशंस। क्या नाम है? विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशंस। विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशंस कहां पढ़ रहे हैं हम लोग? सेक्शन 11(3) में। भैया जो ट्रस्ट को एग्जम्पशंस है ना, वो एग्जम्पशंस विड्रॉ भी हो सकता है। क्या एग्जम्पशंस है भैया? 15% फ्री एक्यूमुलेशन, बल्ले बल्ले, बाद बाकी जितनी इनकम अप्लाई कर दो वो अलाउड हो जाएगी, वाह वाह। तो ये जो ट्रस्ट को एग्जम्पशंस है ना सेक्शन 11 के, कॉर्पस डोनेशन पे टैक्स नहीं लगेगा, ये सेक्शन 11 के एग्जम्पशंस आपके विड्रॉ हो जाएंगे इन सब केसेस में। सब मिला के कोई 4-5 केसेस दिए हुए, आप ध्यान से सुन लो कि इन सब केसेस में आपके एग्जम्पशंस विड्रॉ हो जाएंगे। जिसमें पहला केस है कि यदि ट्रस्ट ने अपने पैसों का मिस यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? मिस यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया। उन्होंने उन पैसों को अप्लाई किया फॉर द पर्पस अदर देन स्पेसिफाइड पर्पस। ये तो वही है, एक्यूमुलेटेड डोनेशन की बात हो रही है। ये वो विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सेक्शन 13 में आएगा, 11(3) में नहीं आएगा। 11(3) में तो कंडीशनल एक्यूमुलेशन का पैसा यदि आपने प्रॉपर पर्पस में अप्लाई नहीं किया तो फिर वो आपका 30% की रेट से टैक्स होगा, ये तो हमें पता ही था, है ना। तो भैया ये हमारे तो ऑलरेडी पता है। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बहुत ही वाइटल टॉपिक है जो हमने इनिशियली नहीं किया था। आओ अभी यहाँ पे करते हैं कैपिटल। सुनना भैया, बहुत खास बात है। कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट जो आप लोग नॉर्मल करते थे, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं होगा, यहाँ पे एकदम डिफरेंट ट्रीटमेंट है। जैसे सपोज आपकी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने, एच चैरिटेबल ट्रस्ट, इस एच चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्या किया, अपनी कोई पुरानी एसेट बेची, ओल्ड एसेट सोल्ड फॉर 50 लाख। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है सपोज 35 लाख, और इनको कैपिटल गेन हो रहा है सपोज 15 लाख। अब ये ट्रस्ट
सपोज ये 15 लाख इनका कैपिटल गेन है, ये इनकी इनकम में ऐड हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये ट्रस्ट ने क्या किया, एक न्यू एसेट खरीद लिया 40 लाख। अब आपके दिमाग में यहाँ पे बात आ रहा है कि हमने शुरू में पढ़ा था कि ट्रस्ट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। तो ट्रस्ट ने यदि कोई नया एसेट खरीदा है तो उसको 40 लाख का एप्लीकेशन मान लीजिए, 40 लाख का एप्लीकेशन मान लीजिए, और 15 लाख को इनकम में जोड़ दीजिए। यानी इनकम में ऐड होगा 15 लाख और एप्लीकेशन में ऐड होगा 40 लाख। ऐसा आप सोच सकते हैं, परंतु लॉ बोलता है ना, ये अलाउड नहीं होता। लॉ बोलता है कि जब एक एसेट बेच के ट्रस्ट दूसरी एसेट खरीदता है तो उस कैपिटल गेन से उसको डिडक्शंस मिलेगा। कितना डिडक्शंस मिलेगा? वैल्यू ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, तो आपकी इस सब में वैल्यू ऑफ न्यू एसेट है 40 लाख और कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट है 35 लाख। तो इस सब में आपको 5 लाख की छूट मिलेगी बस, और 10 लाख रुपया आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, और ये एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। आप बोलेंगे ये तो ज्यादती हो गई यार, ये तो ज्यादती हो गई। मेरी इनकम थी 15 लाख, मेरी इनकम 15 लाख ऐड करो, और मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 40 लाख का, तो उसको मेरा एप्लीकेशन मानो, लेट इट बी सिंपल। लॉ बोलता नहीं। जब आप ओल्ड एसेट को बेच के न्यू एसेट लेंगे तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा। इस केस में जो भी आपका कैपिटल गेन आया उसमें से आपको डिडक्शंस मिलेगा। कितना? वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, वैल्यू ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट इक्वल टू आपको 5 लाख का ही डिडक्शंस मिलेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, यदि मैं ये न्यू एसेट 40 लाख की जगह 30 लाख का खरीदू तो लॉ बोलता है 30 लाख का खरीदोगे भैया जी तो आपको डिडक्शंस कुछ नहीं मिलेगा, 15 लाख रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी और आपको इसको एप्लीकेशन हम नहीं मानेंगे। यदि आपने न्यू एसेट 30 लाख की खरीदी तो हम आपका कोई डिडक्शंस नहीं देंगे और इसको एप्लीकेशन भी नहीं मानेंगे। मैं इसको आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केस 1, 2, 3, 4, सेल ऑफ एसेट, आपने बेचा 50 लाख में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट जिसको आपने बेचा है वो था सपोज 30 लाख। आपको कैपिटल गेन हो गया है 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। आपने न्यू एसेट खरीदी है यहां पे 42 लाख की, तो लॉ बोलता है हम आपको डिडक्शंस देंगे फ्रॉम कैपिटल गेन। कितना? न्यू एसेट की वैल्यू माइनस ओल्ड एसेट का सीओए। न्यू एसेट की वैल्यू कितनी है? 42, 42 माइनस ओल्ड एसेट का सीओए 30 लाख, तो 42 माइनस 30 लाख हम आपको 12 लाख का डिडक्शंस देंगे और आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे 0। बात समझ में आ गई क्या? वैसे समझिए, सपोज न्यू एसेट आपने खरीदी 35 लाख की, तो आपको डिडक्शंस मिलेगा वैल्यू ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट 5 लाख का, और हम लोग एप्लीकेशन मानेंगे लड्डू। सपोज न्यू एसेट आपने खरीदा 28 लाख में, तो भैया जी 28 माइनस 30 डिडक्शंस आपको मिलेगा लड्डू, नेगेटिव तो नहीं मिलेगा, लड्डू नील, कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा और हम आपका एप्लीकेशन भी नहीं मानेंगे। लेकिन चौथा वाला पॉइंट बहुत खास है। सपोज आपने न्यू एसेट खरीदा 60 लाख का,
60 लाख का, तो भैया डिडक्शंस आपको मिलेगा 60 माइनस 30 लाख का। लेकिन आप बोलेंगे भैया मुझे तो 30 लाख का डिडक्शन चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ 20 लाख का डिडक्शन चाहिए। तो लॉ ने बोलेगा ठीक है भैया आपको 20 लाख का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि जब कैपिटल गेन ही 20 है तो मैं डिडक्शन 30 लेके क्या करूंगा, तो भैया जी आपका डिडक्शन माना जाएगा सिर्फ 20। और ये जो 10 लाख आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है वो आपका मान लिया जाएगा एप्लीकेशन। ये 10 लाख आपका मान लिया जाएगा एप्लीकेशन, उसको आप दूसरी इनकम से माइनस कर सकते हो, समझे हो ठाकुर? उसको आप अपनी दूसरी इनकम से माइनस कर सकते हो। अरे एप्लीकेशन समझते हो ना कि ट्रस्ट जितनी इनकम कमाता है 15% एक्यूमुलेट, 15% फ्री एक्यूमुलेशन, बाद बाकी 85% तो अप्लाई करना पड़ता है। तो ये 10 लाख रुपया आपको उस 85% में से माइनस मिल जाएगा। यही प्यारी वाली बात आपके इस चैप्टर में यहाँ पे कैपिटल गेन में बोला हुआ है। और साथ capital gain arising on transfer of property held under trust for charitable purpose shall be eligible for exemptions if the consideration or a part thereof is applied in its acquisition of new property. Such amount applied in acquiring the new capital asset shall be held part of the corpus of the trust. मतलब जो नया एसेट लिया वो कॉर्पस का पार्ट हो जाएगा। एग्जम्पशन शैल बी एजेंडा। कैपिटल एसेट बीइंग प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल पर्पस, अमाउंट टू बी अप्लाइड, यदि आपने नेट सेल कंसिडरेशन पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपको छूट मिल जाएगा। मेरे इस एग्जांपल में जाऊं तो यदि मैंने इस सम में 50 लाख की सेल किया है, 30 लाख का कॉस्ट है, 20 लाख का कैपिटल गेन, यदि मैं 50 लाख पूरा का पूरा अप्लाई कर दूं तो 20 लाख का मुझे डिडक्शंस मिल जाएगा, एप्लीकेशन कुछ नहीं माना जाएगा, है ना। लेकिन यदि मैं पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ पार्ट ऑफ द सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करूं, तो जितना मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द ओल्ड एसेट माइनस कर दिया जाएगा और बाद बाकी मेरा डिडक्शंस मिल जाएगा। यानी सपोज आपने सेल किया है 50 लाख में, सीओए आपका 30 लाख और सीओआई है आपका 10 लाख, और आपको कैपिटल गेन ऑब्वियसली हुआ है 50 माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टू 10 लाख का। आपने नया इन्वेस्टमेंट किया 48 लाख का, इन्वेस्टमेंट आपने किया 48 लाख का, न्यू एसेट में आपने 48 लाख है, तो 48 माइनस 30 माइनस 10 यानी 8 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और एप्लीकेशन हम कुछ नहीं मानेंगे। बात क्लियर? कैपिटल एसेट बीइंग प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट इन पार्ट ऑन दी फॉर सच पर्पज, यदि आपकी पूरी कैपिटल एसेट चैरिटेबल पर्पस में यूज नहीं हो रही है, पार्ट ऑफ द एसेट चैरिटेबल पर्पस में यूज हो रही है, तो नेट सेल कंसिडरेशन यदि आप पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर भी देते हो, जितना सेल कंसिडरेशन आया पूरा इन्वेस्ट कर दिए, तब भी आपका सिर्फ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन का ही डिडक्शंस मिलेगा। मतलब वो पार्ट मतलब वो प्रोपोर्शन जो आप चैरिटेबल पर्पस में यूज कर रहे थे, बस उसी का बेनिफिट आपको मिलेगा। और ओनली अ पार्ट ऑफ द नेट सेल कंसिडरेशन, तो भैया ये जैसे पहले निकाल रहे थे अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस सीओए ऑफ ओल्ड एसेट, सीओआई ऑफ ओल्ड एसेट, ये जितना पहले एग्जम्पशन मिल रहा था उसका वो प्रोपोर्शन का छूट मिलेगा जितना प्रोपोर्शन वो एसेट चैरिटेबल पर्पस में यूज हो रही थी। सर नहीं समझ पाया? हाँ तो कोई बात नहीं। सपोज एक एसेट है जिसको आपने बेचा 50 लाख में, सीओए है उसका 30 लाख और सीओआई है उसका 5 लाख। उस एसेट को बेचने पे आपको कैपिटल गेन हुआ 15 लाख नजर आ रहा है आपको, और आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है कोई 45 लाख। अब इसमें एक क्लॉज और डाल दिया कि 70% ऑफ द एसेट यूज फॉर चैरिटेबल पर्पस, ये इन्होंने सब में और डाल दिया। सपोज 70% ऑफ एसेट यूज फॉर चैरिटेबल पर्पस, तो हम बोलेंगे पहले डिडक्शन जैसे निकाल रहे थे वैसे निकाल दीजिए, अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस सीओए माइनस सीओआई, तो आपको डिडक्शंस मिलने वाला 10। लेकिन 10 लाख का पूरा डिडक्शंस नहीं मिलेगा, सिर्फ उतना ही प्रोपोर्शन का डिडक्शंस मिलेगा विच इज यूज फॉर
चैरिटेबल पर्पज, तो आपको डिडक्शंस मिलेगा 7 लाख और एप्लीकेशन होगा लड्डू। क्योंकि भैया ये सारी बेनिफिट, सारी छूट आपको चैरिटेबल पर्पज में रहने के लिए मिल रही है। जब आप प्रोपोर्शनेटली चैरिटेबल पर्पज में हो तो प्रोपोर्शनेटली डिडक्शंस पाओगे। क्या बोले, आपके इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कोई सम्स नहीं दिया, लेकिन हमने यहाँ पे सम्स बना के दिए, 5 सम्स, केस 1, केस 2, केस 3, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना के दिया है। आप उसको कॉपी मार लेना, थोड़ा वीडियो पीछे ले आना, आराम से कॉपी मार लेना। इंस्टीट्यूट ने इसमें तो सम्स नहीं डाले तो भी आप मानते चलिए, हो सकता है बेसिक लेवल का सम आपसे पूछ सकते हैं, टफ लेवल का सम आपसे नहीं पूछेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट हमने बहुत अच्छे से किया, टेबल बनाते किया, तो आप इस पार्ट से पूरे के पूरे बाहर आ जाओ। अब आप बात करिए कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये हमने क्लास में किया। स्पेसिफाइड वायलेशन की बातें हमने क्लास में की, तो ये पार्ट से भी आप बाहर आ जाओ एक बार, और आ जाइए सीधा सेक्शन 13 में, जिसका नाम है फॉरफीचर ऑफ एग्जम्पशंस। साथ में हो, फॉरफीचर ऑफ एग्जम्पशंस दिया हुआ है कि सेक्शन 11 का जो बेनिफिट आपको दिया जाता है ना, एक सेकेंड आप पानी पी लेता हूं। सेक्शन 11 का जो बेनिफिट आपको दिया जाता है ना, वो बेनिफिट आपका विड्रॉ हो जाएगा यदि गड़बड़ करोगे तो। और 4 नेचर ऑफ गड़बड़ बताई गई है। पहला, यदि आप ट्रस्ट की इनकम प्राइवेट पर्पस में अप्लाई करोगे, यानी ट्रस्टी आजकल बेनिफिट उठा के प्राइवेट पर्पस में यूज कर लेते हैं। ट्रस्ट पब्लिक पर्पस के लिए काम नहीं करने लगा, प्राइवेट पर्पस में आ गया। मतलब आपने पता ना, जीपीयू, जी मतलब जनरल, पी मतलब पब्लिक, तो आप पब्लिक पर्पस में काम नहीं करके प्राइवेट पर्पस में काम करने लग गए, तो भाई साहब सुनो ना, एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। दूसरा, इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, यदि आजकल आप हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम ज्यादा करने लग गए, अपनी अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट देने लग गए, मारवाड़ीज को बेनिफिट देने लग गए, बिहारीज को बेनिफिट देने लग गए, और मुस्लिम्स को बेनिफिट देने लग गए, पंजाबीज को बेनिफिट देने लग गए, जैनीज को बेनिफिट देने लग गए, भैया क्या कर रहे हो? ऐसे मत बांटो इंसानों को। यदि आप ऐसे करेंगे तो हम आपका एग्जम्पशंस विड्रॉ कर देंगे। ट्रस्ट का पैसा आपने 11/5 में इन्वेस्ट नहीं करके इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया, आपने अडानी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। लॉ बोलेगा भैया क्या कर रहे हो? अडानी के शेयर्स में, अंबानी के शेयर्स में, टाटा के शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करने के लिए किसको परमिट किया? पहली बात तो शेयर्स में परमिट नहीं है, शेयर्स में परमिट भी है तो 11/5 में सिर्फ पीएसयू के शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते थे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे, आप उठाते पैसा अडानी में लगा दिए। ये बहुत गलत काम किए। 11/5 का पैसा जितना भी आपके ट्रस्ट का है सब 11/5 में रहना चाहिए। 11/5 के अलावा और कहीं बिखरा हुआ मिला तो एग्जम्पशंस विड्रॉ कर देंगे। और लास्ट परंतु बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट ने इंटरेस्टेड पर्संस को बेनिफिट दे दिया। ट्रस्ट ने इंटरेस्टेड पर्संस को बेनिफिट दे दिया, मतलब ट्रस्ट ने अपनी सर्विसेज इंटरेस्टेड पर्संस को नॉर्मल रेट से कम पे दे दिया। तो लॉ बोलेगा क्यों भैया? हम ये नहीं बोलते कि आप इंटरेस्टेड पर्संस को बेनिफिट नहीं दे सकते। यदि हमारी हॉस्पिटल है तो कोई भी बीमार हो उसका इलाज होगा। यदि सड़क पे कोई गरीब आदमी है तो उसका भी इलाज होगा, कोई अमीर आदमी है तो उसका भी इलाज होगा, और कोई ट्रस्टी बीमार पड़ा, ट्रस्टी का रिलेटिव बीमार पड़ा तो उसका भी इलाज होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज किसी भी बीमार से हार्ट के ऑपरेशन का हमारी ट्रस्ट सिर्फ 1 लाख रुपया लेती है, गरीब से भी वही लेती है, अदानी से भी वही लेती है, तो भैया ट्रस्टी से भी 1 लाख रुपया लेगी। अब ट्रस्टी बीमार पड़ा, हार्ट में प्रॉब्लम आई, अपने ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल में जाके सोया, ऑपरेशन हुआ, उठा और चल दिया, लाख रुपया उससे लिया नहीं तुमने। बात बाकी गरीब गरीब लोगों से भी आप लाख रुपया ले तो इससे लाख रुपया नहीं लिया, नहीं। तो लॉ बोलेगा भैया आपने इंटरेस्टेड पर्सन को बेनिफिट दे दिया। अब इंटरेस्टेड पर्सन को बेनिफिट दोगे तो एग्जम्पशन हो जाएगा विड्रॉवल। समझ में आ गया ना? अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न आ रहा है क्या, ये इंटरेस्टेड पर्सन होते कौन है?
तो भैया देखो ये 5% को इंटरेस्टेड पर्सन बोलते हैं, ये 5 पांडव है जो कि इंटरेस्टेड पर्सन माने जाते हैं। पहला देखो तुम समझ सकते हो, फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, जिसने ट्रस्ट बनाया। दूसरा तुम समझ सकते हो ट्रस्टी। तो दो बेनिफिशियरी तो बेनिफिट देने के लिए ट्रस्ट बनी है, लेकिन ऑथर या फाउंडर दो हो जाए इंटरेस्टेड, ऑथर या फाउंडर एक और ट्रस्टी दो, ये हो जाए इंटरेस्टेड पर्सन। अब बताना क्या है, 5, 3 और बताना है। तो तीसरा, जिसने भी ट्रस्ट को डोनेशन दिया है 50,000 से ऊपर का, वो हो गया इंटरेस्टेड पर्सन। एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी हु मेड डोनेशन till the end of the previous year to the trust exceeding 50,000, 50,000 से ज्यादा का डोनेशन दिया है, तो वो हो गया क्या, इंटरेस्टेड पर्संस। अब ये सॉरी, ये इंटरेस्टेड पर्संस के रिलेटिव्स भी इंटरेस्टेड पर्संस माने जाएंगे, यानी ऑथर का भाई इंटरेस्टेड पर्संस, ट्रस्टी का पापा इंटरेस्टेड पर्संस, कॉन्ट्रीब्यूटरी इन एक्सेस ऑफ 50,000 का बेटा इंटरेस्टेड पर्संस। तो भैया 3 इंटरेस्टेड पर्संस थे, कौन कौन से, अरे कौन कौन से, एटीसी, ऑथर, ट्रस्टी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब इनके रिलेटिव भी होते हैं इंटरेस्टेड पर्संस। पांचवा, कि जिन जिन कंसर्न्स में अबव रेफर्ड पर्संस, यानी इन 4 का जिन जिन कंसर्न्स में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो कंसर्न भी हो गई इंटरेस्टेड पर्संस। जिन जिन कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन में ऑथर का, ट्रस्टी का, कॉन्ट्रीब्यूटरी इन एक्सेस ऑफ 50,000 का या इन 3 के रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर, तो भैया उन ऑर्गेनाइजेशन को भी आप कोई बेनिफिट देंगे ना, अनड्यू बेनिफिट, तो भैया वो माना जाएगा कि आपने बेनिफिट दे दिया इंटरेस्टेड पर्सन को, और इंटरेस्टेड पर्सन को बेनिफिट देने के कारण आपका एग्जम्पशंस विड्रॉ कर दिया जाएगा। तो भैया विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशंस के मैंने आपको 4 बातें बताई। पहला, आप प्राइवेट पर्पस में पैसा यूज कर रहे हो। दूसरा, आप किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए पर्पस यूज कर रहे हो। चौथा, तीसरा, आप 11/5 में पैसे नहीं रखते, इधर उधर पैसे रख रहे हो। चौथा, कि आप इंटरेस्टेड पर्सन को बेनिफिट दे रहे हो। प्राइवेट पर्पस में आप पैसे यूज कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को बेनिफिट दे रहे हो, या फंड 11/5 की जगह कहीं और रख दे रहे हो, और कि आप इंटरेस्टेड पर्संस को बेनिफिट दे रहे हो। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया, साथ में ना। और इंटरेस्टेड पर्संस मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्टेड पर्संस मैंने आपको बताया इंटरेस्टेड पर्सन, मैंने आपको बताया 5 तरह के पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन हो सकते हैं। कौन कौन से 5, कौन कौन से 5, कौन कौन से 5, तो भैया ट्रस्टी, फाउंडर, कॉन्ट्रीब्यूटरी इन एक्सेस ऑफ 50,000 उनके रिलेटिव, और जिन जिन कंसर्न में इन 4 महारथियों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो सब। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ सर्टेन वायोलेशन। यदि ट्रस्ट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती है, ये शायद, यदि ट्रस्ट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती है, या ट्रस्ट अपनी ऑडिट नहीं कराती है, या ट्रस्ट ऐसा बिजनेस करती है विच इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशंस, क्योंकि बिजनेस मस्ट बी इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट, बिजनेस का सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, और बिजनेस की रिसीट 20% ऑफ टोटल रिसीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनमें से एक भी कंडीशन वायलेट हो गई तो दैट बिजनेस इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशंस। या ट्रस्ट अपना रिटर्न टाइमली नहीं भरता, ओरी बाबा, ट्रस्ट यदि अपना रिटर्न टाइमली नहीं भरता तो मैं आपको बता दूं, तो फिर ट्रस्ट को
Its income chargeable to tax shall be computed after allowing deductions for the expenditure other than capital expenditure in India for the object of the trust or institution, subject to fulfillment of the following conditions. मतलब मैं इसका नक्शा आपको बता दूं, यदि ट्रस्ट अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, ऑडिट नहीं कराता, रिटर्न टाइमली नहीं भरता और ऐसा बिजनेस करना शुरू कर दिया जो कि एलिजिबल बिजनेस नहीं है, तो फिर उसको ट्रस्ट वाला कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो टैक्स होगा, मतलब जितना उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है वो अलाउड हो जाएगा, जितना उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया वो डिस अलाउड हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा और कोई 15% फ्री एक्यूमुलेशन ये सब कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्मली पूरा का पूरा पीसीबीपी चैप्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर जैसे ही ट्रस्ट ने क्या कर दिया, ट्रस्ट ने ये कर दिया कि अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, ऑडिट नहीं कराया, रिटर्न लेट भरा और ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया जो कि इसलिए एलिजिबल नहीं था, तो फिर उसको सेक्शन 11 का बेनिफिट विड्रॉ, तो फिर उसको द ट्रस्ट not filing its return of income, its income chargeable to tax shall be computed after allowing deductions for expenditure other than capital expenditure incurred in India for the object of trust, subject to fulfillment of following conditions. Such expenditure is not from the corpus fund. Such expenditure is not from the borrowed money fund. He can claim depreciation. Claim of depreciation is not in respect of an asset which are already eligible for deductions. Such expenditure is in the form of any contribution or donation to any person. मतलब फिर इनके जो एप्लीकेशन अलाउड होते हैं ना, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता। पहला, जिस पुराने एप्लीकेशंस पे ये डिडक्शंस ले चुके थे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, भाई इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। तो इस साल यदि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो वो अलाउड नहीं होगा, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। लेकिन पिछले साल जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए थे वो तो लास्ट ईयर में आपने क्लेम कर लिए थे, अब उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करने जाओगे तो भैया कहां से अलाउड होगा? इस साल आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन अलाउड हो गया। लास्ट ईयर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था वो तो लास्ट ईयर क्लेम कर लिया था, अब उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो अलाउड थोड़ी होता। क्लियर? वो ट्रस्टी से दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन देगा, तो ऐसे तो एक ट्रस्ट दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन दे सकता है, लेकिन इस केस में क्या हो गया, ट्रस्ट ने पंगा कर दिया। ट्रस्ट ने क्या पंगा कर दिया? उसने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, ऑडिट नहीं कराया, 11 तो ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया और रिटर्न लेट भर दिया, तो भैया फिर उसका क्या होगा ना, डोनेशन को किसी दूसरे ट्रस्ट को देगा तो अलाउड नहीं होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होंगे, और कोई भी कॉर्पस फंड से अमाउंट इन्वेस्ट अप्लाई किया है या बोरोड मनी से अप्लाई किया है तो वो भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होंगे। बात क्लियर? और ये सब बातें तो पहले से थी, कुछ नया नहीं है। 115 BBI हमने पहले ही कर लिया था तो यहाँ पे मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, और एक्यूरेटेड इनकम हमने पूरा का पूरा पहले एज इट इज किया हुआ है, तो भैया ये भी मैं यहाँ पे नहीं छेड़ रहा हूँ। इस तरीके से मैंने आपको ट्रस्ट पूरा का पूरा किताब से पलटा, तो कुछ भी आपके मैथ में हमारे क्लास से ज्यादा नहीं है। आज आपने विड्रॉवल ऑफ एग्जाम्पशन सीखा, आज आपने इंटरेस्टेड पर्सन सीखा, आज आपने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में टैक्स की इनकम, ट्रस्ट की इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे ये सीखा। अच्छी क्लास आपको जरूर एक बार दोबारा से रिवाइंड करके सुन लेनी चाहिए।